मेरे प्यारे किसान भाइयों और मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, आज हम बात करेंगे बाजरे की खेती के बारे में। पिछली वीडियो में हमने धान की खेती के बारे में बात की थी और आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वो एक बार ज़रूर देखना, आपको पसंद आएगा। किसानों के लिए इस चैनल पे मैंने बताया था पिछली बार के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम हर फसल की यहाँ पे बात करेंगे। किसानों को जो प्रॉब्लम होती है हम उनकी बात करेंगे, कैसे बीज यूज में लेने चाहिए, हर चीज़ मतलब बुआई से लेके कटाई तक और फिर उसके बाद में भंडारण तक हम हर तरह की बात करेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए इस चैनल पे हम कोई भी नई जॉब्स जो गवर्नमेंट और प्राइवेट्स, जो सीड और फर्टिलाइज़र कंपनीज़ की जो क्वेरीज आती हैं वो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा। और न्यूज़ हो गई, कोई भी ताज़ा अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। अब हम चलते हैं बाजरे की खेती के बारे में। आज विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे। बाजरा रेगिस्तान का सोना है। रेगिस्तान का सोना इस वजह से है क्योंकि ये कम पानी में हो जाता है और जितनी वाटर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है राजस्थान में प्रॉपर उतनी वाटर एफिशिएंसी है। इस वजह से बाजरे की खेती राजस्थान में बहुत अच्छी तरीके से की जाती है और पूरे राजस्थान में इसकी खेती की जाती है। अब हम चलते हैं विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। आप देख रहे हो सामने बाजरे की रोटी, ये साग है, दही है, प्याज है। स्पेशली यह राजस्थान का एक बहुत अच्छा खाना है। राजस्थान में ये चलता है, सर्दियों के मौसम में बाजरे की रोटी खाई जाती है। बाजरे का जो वानस्पतिक नाम है वो पेनिसेटम ग्लूकम है। इसकी जो फैमिली है वो पोएसी है और उत्पत्ति इसकी अफ्रीका में हुई थी। देखिए, बाजरा खनिज लवणों का बहुत अच्छा तरीके से एक सोर्स मान सकते हैं। इसमें आयरन, जिंक और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और वसा फैट % अच्छा होता है। अब देखेंगे कि इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं। बाजरे में गुणसूत्र 14 होते हैं। इसकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। इसमें जो परागण होता है वो पर परागण होता है। पर परागण होता है। इसमें जो खनिज लवणों की जो मात्रा होती है वो 2.4% होती है। इसका जो परिरक्षण भार होता है, मतलब बीज का परिरक्षण भार, वो 5 से 7 ग्राम होता है। वो आपको सबको पता होगा। और ये क्वेश्चन बाजरे का परिरक्षण भार, ये जेट 2021 में बाजरे का परिरक्षण भार वाला क्वेश्चन आया था। अब बाजरे को गरीब का भोजन कहा जाता है और मतलब राजस्थान में तो इसकी पूछो ही मत, बहुत बढ़िया खेती होती है। मोटे अनाजों में यह पाया जाता है और सर्वाधिक सूखा प्रतिरोधी फसल बाजरा ही है। अब हम चलते हैं। और हाँ, बाजरा स्वयं सिंचित फसल भी है। मतलब बारिश के मौसम में बारिश का मौसम इसके लिए पर्याप्त होता है, ये उग जाता है अपने आप, इसकी खेती हो सकती है। मतलब अलग से एक्स्ट्रा सिंचाई की इसमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि बारिश के मौसम में बारिश के पानी से ही इसकी खेती हो जाती है। तापमान और जलवायु, मतलब क्लाइमेट और सॉइल। देखो, तापमान, जलवायु और सॉइल की हम बात करेंगे। क्लाइमेट तो मतलब 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इसकी खेती कर सकते हो आराम से, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप खरीफ के मौसम में बिना सोचे इसकी खेती कर सकते हो। और मतलब वर्षा, मतलब पानी की हम देखें तो 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए ज़रूरत होती है और राजस्थान की वार्षिक वर्षा 55 सेंटीमीटर है, तो इसकी आराम से खेती यहाँ पे हो जाती है।
अब हम इसकी उन्नत किस्मों के बारे में देखेंगे कि इसकी किसान भाई इसके लिए उन्नत जो किस्में हैं वो कौन कौन सी लगा सकते हैं। अब अगर संकर हाइब्रिड किस्मों की हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट है और जल्दी पकने वाली जो किस्में हैं उनकी हम बात करेंगे। इसमें RHB 177, HHB 767, HHB 67 जिसे बोलते हैं, RHB 177 और HHB 67, ये हाइब्रिड किस्में हैं। लगभग 2 महीने में ये पक के तैयार हो जाती है, 60 से 65 दिन मान सकते हो आप। और बात करें संकर किस्मों में ही RHB 173, RHB 223, ये दोनों किस्में देखो राजस्थान की ये दोनों किस्में बहुत बढ़िया है क्योंकि ये सूखा सहनशील है और अधिक उपज देती है। तो किसानों को अगर आपको जल्दी पकने वाली संकर किस्में चाहिए तो आप RHB 177, HHB 67 ये 2 वेराइटीज़ आप लगा सकते हो। और अगर आपको कम पानी वाले एरिया में ये बाजरा लगाना है और अधिक उपज चाहिए तो आप RHB 173, RHB 223 ये 2 किस्में हैं, वो 2 वेराइटीज़ आप लगा सकते हो। अब हम बात करें संकुल किस्मों की। संकुल किस्में दाने और चारे दोनों के लिए उपयोगी होती है ये। अब इन दोनों किस्मों की बात करें, इन दोनों किस्मों की बात करें तो राज 171 और RCB 2 यह है इम्पोर्टेंट है, आप इनको भी लगा सकते हो। संकर किस्मों के लिए आप इन दोनों की तरफ जा सकते हो, जिनमें मैंने आपको संकर किस्मों में भी मैंने आपको बताया कि इसमें भी आप कम पानी वाली जो किस्में अगर चाहिए और अधिक उपज चाहिए तो आप यह किस्में लगा सकते हो जो RHB 173, RHB 223 है। और अगर आपको जल्दी पकने वाली किस्में चाहिए तो आप RHB 177 और HHB 67 ये इन किस्मों को आप लगा सकते हो। अब हम बुआई और बीज उपचार के बारे में देखेंगे। समय इसके लिए जो जुलाई का प्रथम पखवाड़ा है, जो मानसून का आगमन होता है वो जुलाई के मंथ के लगभग होता है, तो आप उस टाइम पे जुलाई के प्रथम वीक में आप इसकी खेती कर सकते हो। इसकी सीड रेट मैंने आपको शुरू में बताया था कि 4 से 5 किलोग्राम इसकी आप बीज दर रख सकते हो। और कतार से कतार और पौध से पौध रो इनटू प्लांट्स डिस्टेंस कितनी रखेंगे तो 45 इंटू 10 या 15, या आप इसकी R/P रख सकते हो, जो रो इनटू रो और प्लांट्स इनटू प्लांट्स यह डिस्टेंस होती है। अब इसका बीज उपचार हम कैसे करेंगे। देखो इसमें अर्गट रोग जो बीज जनित होता है रोग होता है वो अर्गट रोग होता है। तो अर्गट रोग से बचाव हेतु 20% नमक के घोल का उपयोग कर सकते हैं। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि धान का 10% वाला जो नमक का घोल है वो बताया था, इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि आप 10 लीटर पानी ले सकते हो और उसमें आप 2 kg नमक उसमें डाल सकते हो। वो घोल बनाने के बाद, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप पिछला वीडियो देख सकते हो। बीज उपचारित करने के मैंने फ़ायदे भी बताए थे उसमें। और किसान भाई क्या नहीं करते, इससे उनकी जो उपज है वो बहुत कम हो जाती है, तो आप बीज उपचारित ज़रूर करिए। तो इसमें जो बीज जनित रोग होता है वो अर्गट रोग होता है, इसमें आप 20% नमक का घोल का उपयोग कर सकते हो। इसमें आपको मैंने बताया था कि आप एक ड्रम लो, ड्रम में आप 10 लीटर पानी डालो और उसमें 2 kg नमक घोल लो। अब घोलने के बाद जो आपने चयन जो बीजों का किया था, जो आपने बीज सेलेक्ट किए थे उगाने के लिए, आप उन सभी को इस ड्रम में डाल देना। अब जो अच्छे बीज होंगे, जो बेस्ट सीड होंगे, वो इस पेंदे में नीचे जम जाएंगे, और जो खोखले बीज होंगे, जो जिनका कोई यूज नहीं है, वो ख़राब बीज है, वो ऊपर तैरते हुए मिल जाएंगे। उन तैरते हुए बीजों को आप बाहर निकाल सकते हो, और जो नीचे जमे हुए जो बीज हैं उनको निकाल कर 2-3 बार आप अच्छे पानी से धो ले और आप उनकी खेती कर सकते हो।
ये आपको मैंने बीज उपचारित करने के फ़ायदे बताए थे। तो इसकी हमने देखी कि इसकी शोविंग कब की जाती है और इसकी सीड रेट हम क्या रखेंगे, और बीज से जो बीज दर है वो कितनी रखेंगे, बीज से जो दूरी है रो इनटू रो और प्लांट्स इनटू प्लांट्स जो डिस्टेंस है वो कितने रखेंगे, वो भी मैंने आपको बताया। अब हम खाद और उर्वरक की बारे में देखेंगे। तो खाद और उर्वरक देखो, खाद जो इसमें NPK की मात्रा है, NPK की मात्रा आप नाइट्रोजन आप 80 किलो, फास्फोरस 40 और पोटास 40, 80 40 40 आप ऐसे इस NPK की मात्रा रख सकते हो। और इनका देने का समय क्या होता है, बुआई के समय नाइट्रोजन की आप आधी मात्रा, मतलब बुआई के समय आप 40 किलो नाइट्रोजन बुआई के समय देना, और फास्फोरस और पोटास पूरी मात्रा में आपको 40 किलो, मतलब बुआई के समय आपको 40 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो ही पोटास यूज लेना है बुआई के समय। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या डालने चाहिए, जिंक की कमी होने पर 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर आप डाल सकते हो। जिंक की कमी होने पर 25 kg जिंक सल्फेट आप डाल सकते हो। और इसका बता दूं, खरपतवार नियंत्रण हम कैसे करेंगे। खरपतवार प्रबंधन हम एट्राजीन से कर सकते हैं। एट्राजीन आप मार्केट में जाओगे तो आपको एट्राजीन मिल जाएगा। और इसको यूज कितना लेना है, 0.5 आप kg प्रति हेक्टेयर उसका यूज ले सकते हो। 0.5 मतलब आधा किलो, केवल आधा किलो एट्राजीन खरपतवार नियंत्रण के लिए हम यूज ले सकते हैं। अब हम जाते हैं इसके रोगों के बारे में। आप ये देख रहे हो, अब हम इसके रोग देखेंगे, इसके रोगों का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं और इसमें रोग क्या क्या लगते हैं। आप अपने खेत में जब बाजरा लगाते हो तो बालियां बिल्कुल ख़राब होती है, दाना बिल्कुल नहीं बनता, यह रोग लग जाता है। ये हरित बाली रोग होता है जिसे ग्रीन ईयर बोलते हैं। इसमें जो बालियां होती हैं वो ऐसे सब ग्रीन कलर की हो जाती है और ऐसे उगने वाली हो जाती है। पूरा जो बाली का ईयर है, बाली पूरी जो है वो ख़राब हो जाती है, एक तरीके से बिना काम की है। इसमें कोई पूरा जो अपना बोलते हैं जिसे सिट्टा बोलते हैं जिसे, वह पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसमें है कि पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी होकर झाड़ जैसी दिखती है, जिसे जोगिया रोग भी कहते हैं। और किसान भाई अपने खेत में इसे देखते भी होंगे। मैंने एक बार पहले एक वीडियो डाला था इस अरगट रोग के बारे में, इस हरित बाली रोग के बारे में। हरित बाली रोग के बारे में मैंने वीडियो डाला था और वो काफ़ी लोगों ने देखा था, काफ़ी किसान भाइयों ने उसको देखा था। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने फ़ोटो सहित यहाँ पे दिखा रखा है कि हरित बाली रोग कैसा होता है। और हरित बाली रोग में जो है वो ऐसे जो बाली है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ऐसे झाड़ी जैसे दिखने लगती है। अब दूसरा है अरगट रोग। सिट्टों से यहाँ पे जो सिट्टा है अपना, वहाँ पे एक जैसे जो दाने तो बन जाते हैं, लेकिन दाने ऐसे एकदम शहद जैसे हो जाते हैं, चिपचिपे से टाइप, जैसे उनमें कुछ फंगस वगैरह लगी होती है यहाँ। और स्पेशली ये फंगस जनित ही होता है। पूरा जो सिट्टा है वो ख़राब हो जाता है, चिपचिपा शहद जैसा दिखता है। उससे हमारी जो उत्पादन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है। ये दो रोग बाजरे में बहुतायत मात्रा में लगता है। तो किसान भाई इन दोनों का जो है वो प्रबंधन स्टार्टिंग से ही ध्यान रखिए कि आप शुरू से ही जब आप बीजों का चयन आप कर रहे हो तो आप बेस्ट सीड्स ही लगाओ और बीजोपचार जरूर करो। अब इसके प्रमुख कीट जो है वो कौन कौन से हैं, ये आप देख रहे होगे। आप फोटो में भी मैंने आपको समझा रखा है कि ये एक लट है जिसे वाइट गर्भ बोलते हैं। ये जड़ों को काटकर मतलब सीधा जड़ों पर अटैक करती है और पौधों को सुखा देती है। एकदम पौधा जो है वो टूटकर नीचे गिर जाता है और बिना
पौधा सूख जाता है। सूखे सूखे अगर आप खेत में अगर आपको सूखे हुए पौधे दिख रहे हैं तो आप देख सकते हो कि उसके आप जब उखाड़ कर देखोगे तो उसमें सफ़ेद लट दिखेगी और लट जो जड़ें हैं वो ऐसे कटी हुई दिखेगी नीचे से। इससे पौधों को पोषण प्राप्त नहीं होता और पौधा नष्ट हो जाता है, सूख जाता है। फिर है शूट फ्लाई, जिसे तना मक्खी बोलते हैं, और यह प्रारंभिक जब पौधा शुरुआत में हम पौधा लगाते हैं, शुरुआती अवस्था में ही यह पौधों पर अटैक करता है और पौधों को सुखा देता है और नष्ट कर देता है। तीसरा है कातरा, यह पत्तियों में लगता है, कातरा बोलते हैं, जिसे हैरी कैटरपिलर बोलते हैं अपने इंग्लिश में, और हिंदी में कातरा बोलते हैं। यह पत्तियों पर अटैक करता है, पत्तियों को खाता है। इसका मुख्य जो भोजन है वह पत्तियां ही होती है। और आप स्पेशली आप ध्यान रखना कि अर्गट रोग की बचाव हम कैसे कर सकते हैं। देखिए यह सीधा बीज जनित ही होता है, यह बीज जनित रोग होता है। तो आप 15 से 20%, और मैंने आपको ऊपर बताया कि 20% नमक का घोल आप बीजोपचारित करने के लिए ले सकते हो और उससे आपको एकदम प्रॉपर फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आपको यह अर्गट रोग और हरित बाली रोग देखने को नहीं मिलेगा। अब आप देखो कि जो भविष्य का जो सुपर फूड है, देखिए बाजरा, मक्का, ये ऐसी फसलें, इनसे केवल आटे के अलावा, हम खाने के अलावा इनको बहुत सारे बेबी फूड्स में भी, और जो आजकल जैसे केक्स में, मिठाइयों में, इनमें भी इनका यूज़ लिया जाता है। स्पेशली इनकी अलग से जो है वो फूड बनने लग गए हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा है, ये स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2023 इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स है। क्लास में चर्चा के बिंदु मैंने स्पेशली अलग से लिखा है कि जलवायु लचीलापन, यह सूखे और उच्च तापमान को आराम से सह सकता है। मैंने आपको शुरू में बताया कि आप आराम से बिना सोचे इसकी खेती राजस्थान में कर सकते हो। और जहाँ पे आपको पानी की समस्या है, जैसे सपोज कि आप जहाँ पे पानी है नहीं, बहुत कम पानी है, तो जो वर्षा है उसके वर्षा से भी इसकी आराम से खेती हो जाती है। स्वयं सिंचित फसल है। ग्लूटेन मुक्त, देखिए जो गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है, अगर किसी को डायबिटीज़ है, अगर किसी को डायबिटीज़ होती है तो डॉक्टर उसको गेहूं खाने के लिए मना करते हैं। तो उसमें आप देखना कि डॉक्टर बोलता है कि आप बाजरा खाइए या मिक्स का जो आटा है वो खाइए। यह जो है वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये डायबिटीज़ के लिए बेस्ट है और कम लागत में अधिक पोषण प्रदान करता है। यह एकदम बहुत बढ़िया अनाज है और इसे उगाना चाहिए। अब मैं आपको बाजरा उगाने के केवल किसान भाइयों को मैं आपको बता दूं, बाजरा उगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो बेबी फूड्स हैं वो बाजरे से बनने लगे हैं। स्नैक्स हैं, बेकरी में जो फूड यूज़ लिए जाते हैं, जो केक हो गया, ब्रेड हो गया, वो अब बाजरे से बनाया जाता है। तो आपको बाजरा बिकने में कोई समस्या नहीं होगी। आप जब बाजरा उगाओगे तो उसका उपज भी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती और आप अच्छे से इसकी खेती कर सकते हो। ज़्यादा ध्यान देने की इस पर ज़रूरत होती नहीं है। दूसरा ये कि ये आप मंडी में भी आराम से इसकी जो है वो बोली लगती है और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसका स्टॉक करके भी रखते हैं, और क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और आजकल मार्केट में मक्का और बाजरे का तो बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। तो आप इसकी खेती कर सकते हो, आप इसकी तरफ जा सकते हो। रोटी से ही मतलब यह सीमित नहीं है, इसकी बहुत सारे उत्पाद भी बनाए जाते हैं। तो वो बताया मैंने कि यहाँ क्या क्या उसके उत्पाद बनाए जा रहे हैं अब, और बहुत सारी इसकी जो है वो मार्केट में वैल्यू अब है। तो आप इसकी खेती कर सकते हो। इससे किसानों की 2-3 गुना आय है वो बढ़ जाती है। अगर आप बाजरे की खेती करोगे तो यूज केवल खाने का ही नहीं है, रोटी से ही इसका यूज नहीं हो रहा, रोटी में ही इसका यूज नहीं हो रहा, इसका यूज बहुत सारे बेकरी उत्पादों में इसका यूज हो रहा है। तो किसानों की आय 2-3 गुना स्पेशली बढ़ेगी। तो आप इसकी खेती क्यों नहीं करते हो? आपको इसकी खेती करनी चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप राजस्थान वासी हो,
आपको बाजरे की खेती देखिए, उत्तर भारत में तो उत्तर भारत में तो बाजरे की खेती बहुत बढ़िया मात्रा में होनी चाहिए। उत्तर भारत में जहाँ पे पानी की जहाँ पे जैसे मान लो ये बाजरा है, अब राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, ये जो हरियाणा हो गया, इनमें बाजरे की खेती बहुत बढ़िया मात्रा में होती है, जिनमें राजस्थान पहले नंबर पे आता है, क्योंकि पानी की ज़्यादा नीड नहीं होती, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। किसान ज़्यादा इस पर ध्यान न दे के अपनी आय 2-3 गुना बढ़ा सकते हैं और किसी और चीज़ पे भी ध्यान दे सकते हैं। अब इसकी देखना कि इसकी उपज कितनी होती है। इसकी 25 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। शंकर किस्मों की हम बात करें, शंकर किस्मों की मैंने वैरायटी भी बताई ऊपर आपको। और जो सूखा चारा है वो 60 से 80 जो क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका चारा, सूखा चारा हमें प्राप्त हो सकता है, जिससे किसान अपने पशुओं को खिला सकता है। बहुत बढ़िया खनिज लवणों से युक्त इसका चारा होता है और किसानों के लिए बेस्ट भी होता है। देखिए, इसमें आप देखना कि राजस्थान में इसकी खेती करना इस वजह से आवश्यक है क्योंकि किसानों को 2-3 गुना आय अधिक मिलेगी। दूसरा, ये पानी की कम मात्रा में इसकी खेती की जा सकती है। तीसरा कि आप कम दिनों की फसल भी ले सकते हो, 2 महीने में ये पक के भी तैयार हो जाती है। 25 से 35 क्विंटल आप प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त कर सकते हो। और सूखा चारा 60 से 80 क्विंटल सूखा चारा, जिसमें आप साल भर अपने पशुओं को खिला सकते हो। बेकरी उत्पाद इससे बनते हैं, किसान अपनी आय इससे आराम से बढ़ा सकते हैं। तो राजस्थान के लिए तो यह सोना है। रेगिस्तान के लिए, रेगिस्तान और राजस्थान के लिए स्पेशली रेगिस्तान राजस्थान में पाया जाता है, और राजस्थान के लिए एक तरीके से बाजरा की फसल एक तरीके से सोना है। तो आज हमने इसकी खेती के बारे में बात की, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं। मैंने आपको ऊपर एक बात बताना भूल गया कि इसकी जो बीज की गहराई है वो 2 से 3 जो है बीज की गहराई है वो 1.5 से 2 रख सकते हो, 1.5 से 2 सेंटीमीटर रख सकते हो। ये जेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मेरी क्लास जेट CUT के बच्चों के लिए काफ़ी है। इसमें से आपको स्पेशली क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने वही आपको पढ़ाया है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और किसान जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो टॉपिक। मैं बाजरे की अगर पॉइंट्स की बात करूं, जलवायु की, यहाँ पे मैं आपको नीचे समझा देता हूँ। देखिए, क्लाइमेट, ठीक है, सोइल, वर्षा, ये तीनों तो राजस्थान और उत्तर भारत के लिए एकदम परफेक्ट फसल है इन तीनों को देखते हुए। फिर किसान अपनी 2-3 गुना आय अपनी इससे बढ़ा सकते हैं। बेकरी उत्पाद इससे बनते हैं, मार्केट में इसकी मांग है वो अच्छी खासी है। आप इसको उगा के ये नहीं फील करोगे कि मैंने गलत फसल उगा ली और इससे मुझे आय प्राप्त नहीं हो रही है, या मैंने मंडी में ये बिक नहीं रहा है। तो आप खुले होके इसकी खेती कर सकते हो। इसकी हमने बात की कि इसमें रोग क्या लगते हैं, कीट क्या लगते हैं, बीज की गहराई क्या रखते हैं, जो रो एंड प्लांट्स टू प्लांट्स जो डिस्टेंस वो कितने रखेंगे, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, फैमिली क्या है, और इसकी उपज क्या है, वेराइटीज़ क्या है, सभी की हमने बात की। ठीक है, तो आप अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कुछ कमी है वीडियो में, कुछ और बताना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि इसके बारे में बताइए। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके रोग और कीटों के बारे में विस्तार से चर्चा करूं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं एक प्रॉपर 30 मिनट तक का वीडियो इसमें डालता हूं कि आप खुद उस वीडियो को देख सकें और ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। बस इतना कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।